हेलो स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एसएचएम। अब देखो एसएचएम और वेव वाला जो यूनिट है इससे आप मान करके चलो मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, मतलब 2 से 4 के बीच में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब 4 क्वेश्चन आ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर तो आप मतलब चैप्टर तो अच्छा है ही है, आप आराम से इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम लोग एसएचएम के अंदर काफ़ी धमाकेदार चीज़ें रखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्प्रिंग मास सिस्टम एंडिंग टुवर्ड्स डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वैसे चांसेस तो कम है, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको रख लिया है ताकि आपका कोई भी पोर्शन इसमें छूटे नहीं। तो पहले बेसिक थ्योरी करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपना स्प्रिंग मास सिस्टम से, स्प्रिंग पेंडुलम जिसको बोलते हैं। फिर आएगा अपना सिंपल पेंडुलम, देन फिर हम लोग इक्वेशंस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए एसएचएम के प्रॉब्लम में आपको 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम मिलेगा। इतनी देर में आप प्रॉब्लम को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, अनटिल जब तक प्रॉब्लम लेंदी ना हो। लेंदी कैसा दिखता है वो भी आज आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक थ्योरी से हम लोग चलते हैं। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, अगर कांस्टेंट फोर्स किसी भी टाइप की एक्ट कर रही हो, चाहे mg कांस्टेंट फोर्स हो या एक्सटर्नल फोर्स F की लग रही हो या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, बट कांस्टेंट होनी चाहिए फोर्स, तो उसका टाइम पीरियड जो रहता है 2π√m/k रहता है, वो अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है ना। और कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। जैसे अगर मैं इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F की लगा दूं तो ये यहाँ इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा आगे चल करके इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम निकालने के लिए kx बराबर F कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी F/k। हाँ, इक्विलिब्रियम में जाकर के इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो ये वहां नहीं रुकेगा, उतना ही डिस्टेंस और आगे जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, तो मैक्सिमम एलोंगेशन 2F/k हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। जो अब जैसे मैक्सिमम एलोंगेशन है वो हम लोग सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे ही। तो अभी मैंने बस खाली थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। तो टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2π√m/k। अच्छा, ये जो सिस्टम देख रहे हो इस सिस्टम को बोलते हैं रिड्यूस मास सिस्टम। तो लास्ट फेज 1 में भी मैंने इसको कराया था, अभी भी आप इसको रिवाइज कर लो। रिड्यूस मास सिस्टम और इसके टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 2π√μ/k लिख लो या m reduce/k लिख लो, जहाँ m reduce को बोलते हैं रिड्यूस मास और फॉर्मूला इसका m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। एक थोड़ा सा नया फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये है कि अभी तक जो हम स्प्रिंग इसमें लेते हैं वो आइडियल होती है, मासलेस होती है। बट अगर स्प्रिंग का मास गिवन हो, जैसे ms मास गिवन है, ठीक है ना, वैसे ऐसा आया नहीं है, पहले आया था बहुत, ठीक है ना। बट फिर भी सेफ साइड पे रहते हुए एक बार इसको देख लेते हैं। तो कोई खास हमारी तरफ से जाता नहीं, बस एक नया छोटा सा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो अगर स्प्रिंग के पास मास है, ठीक है ना, तो फॉर्मूला हो जाता है 2π√m + ms/3। ये ms/3 इसको इंटीग्रेट करके निकालने के बाद आता है। तो ये कोई उसमें तुक्का मत चलाना कि ये ऐसे ही हो गया 1/3, नहीं, ये इंटीग्रेशन के बाद आया है। तो m + ms/3/k। तो अगर स्प्रिंग का मास है तो ऑब्जेक्ट के मास के साथ ms/3 का फैक्टर और ऐड कर दो, आपके पास टाइम पीरियड का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो बेसिक था हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम का कंसेप्ट पूरा का पूरा। और मैंने बता ही दिया, चाहे आप इसको स्प्रिंग मास सिस्टम को पानी के अंदर ले जाओ, चाहे आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाओ, चाहे आप लिफ्ट के अंदर ले जाओ, जब तक कांस्टेंट फोर्स है तब तक टाइम पीरियड 2π√m/k रहेगा। अब कुछ छोटी छोटी चीजें और, अगर स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई है तो k इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/k इक्विवेलेंट हम लोग लगा लेते हैं और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k इक्विवेलेंट हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आप जानते ही हो, k1 + k2 डायरेक्ट ऐड होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम चलता है हमारा, बिल्कुल कैपेसिटर की तरह चीजें ऐड होती हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें बताऊं, वो ये है कि अगर ये चीज़ मैंने लास्ट फेज 1 में बताई थी बट यहाँ डायग्राम में नहीं रखी है, ये इस तरीके का सिस्टम है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो इसका भी k इक्विवेलेंट जो निकलता है वो k1 + k2 करके ही निकलता है। अच्छा, अगर स्प्रिंग को हम कट कर दें तो कट करने पर स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड होता है। तो जैसे मानो मैंने 2 पार्ट में कट कर दिया, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। खास बात ये रहती है स्प्रिंग को कट करने के बाद स्प्रिंग फोर्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए हम लोग जो कंसेप्ट लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि अगर ये पूरी स्प्रिंग है, k स्प्रिंग कांस्टेंट l इसकी लेंथ है, तो kl का जो वैल्यू होगा वो k1 l1 और k2 l2 के बराबर होगा। यहां से हम लोग डिराइव कर लेते हैं k1 का क्या फॉर्मूला होगा और k2 का क्या फॉर्मूला होगा। तो k1 का फॉर्मूला यहां से निकालोगे आप तो kl/l1 आ जाएगा, l की जगह आ जाएगा l1 + l2, जितने पार्ट में हमने डिवाइड किया डिवाइडेड बाय l1। सिमिलरली k2 निकालोगे तो ये हो जाएगा k टाइम्स अगेन l1 + l2 डिवाइडेड बाय l2।
तो इस तरीके से आप कटेड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हो। इस पे भी मैंने प्रॉब्लम रखे हुए हैं छोटे मोटे, ठीक है ना। तो चलो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग काम शुरू करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए मेरे ख्याल से आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आंसर निकालो। तो मेरे ख्याल से आ गया, और कोई खास कठिन नहीं है, बस खाली हमें ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस रखनी है। प्रैक्टिस से एक बात और बताऊं, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं, ठीक है ना, जनरली कि हमने लेक्चर देख लिया हमारा काम चल जाएगा, हमने थ्योरी पढ़ ली हमारा काम चल जाएगा। देखो कोई भी टीचर, मैं हूं या कोई और है, वो आपका सिलेक्शन तब तक नहीं करवा सकता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है ना। तो मेन चीज एग्जाम में जो काम आती है वो आती है आपके द्वारा की गई प्रैक्टिस। जितनी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी, आप खुद ही देख रहे हो इतने लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, बट जो अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको मैं यही बोलूंगा कि भाई प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां आपसे प्रॉब्लम नहीं होंगे, फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है ना, या मार्क्स फिजिक्स के अंदर कम आएंगे। तो बेहतर यही है कि अभी भी टाइम है, आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम से मत डरो, हम लोग लगा ही रहे हैं प्रॉब्लम इतने सारे। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, जिसमें एम मास था, फ्रीक्वेंसी एफ थी। तो एफ की वैल्यू अगर लिखेंगे तो 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम हो जाएगा। अब ये कहता है कि इस अरेंजमेंट को इस तरीके से अरेंज कर दिया गया, नई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करके दो। तो अब अगर न्यू फ्रीक्वेंसी एफ डैश की वैल्यू निकाले तो 1/2 पाई अंडर रूट के बाय, अच्छा अब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट देखोगे तो एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट ऐड करके डाल दो, तो ये हो गया 2k बाय एम। तो यहां से एफ डैश की वैल्यू हम निकालें तो ये हो गई √2 टाइम्स एफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। ये तो बहुत स्लो स्पीड में मैंने किया, इतनी देर में तो इसका आंसर डायरेक्ट भी आ जाता, करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो तकरीबन आपका AIEEE में भी रहा है, तो आपको अगेन इसमें सिर्फ 30 सेकेंड का ही टाइम मिलेगा। इस तरीके का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना, ठीक है ना, और लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाना इसको। मैं इसको रोक रहा हूं, 30 सेकंड से ज्यादा आप इस प्रॉब्लम में अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम। देखो ये कह रहा है ऑन सस्पेंडिंग एम मास फ्रॉम 2 स्प्रिंग्स सेपरेटली, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आर T1। T1 का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई K1। T2 का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई K2, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, अगर हम इन दोनों स्प्रिंग को लगाते हैं सीरीज में, ठीक है ना, सीरीज में अगर ज्वाइन करते हैं तो नया टाइम पीरियड कितना होगा। तो सीरीज में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2। अब आप क्या करोगे, यहाँ से K1 चेक करो, तो स्क्वायरिंग कर लो। तो K1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/T1 स्क्वायर एंड K2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/T2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो K इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/T इक्विवेलेंट स्क्वायर, तो रिजल्ट आ गया T इक्विवेलेंट स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो यहां से आप T इक्विवेलेंट का वैल्यू देख सकते हो, रूट अंडर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आ गया होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। तो इस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में शुरू में आपका थोड़ा सा क्या पिकअप बनाने के लिए मैंने थोड़े आसान प्रॉब्लम रखे हैं, कुछ धमाकेदार प्रॉब्लम आपको जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे मिलते जाएंगे। ओके, ये इसी का ही दूसरा भाई है, ठीक है ना। ये इसके लिए तो सिर्फ आपको 20 सेकंड मिल रहे हैं, फटाफट से आंसर निकालो। सेम प्रॉब्लम है, बस अब हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फिफ्टीन सेकंड सिर्फ आपके पास है। ठीक है, मैं इसको रोक रहा हूं। अब पैरेलल में लगाने पर K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया K1 प्लस K2, ठीक है ना, और इसमें हम पुट कर देते हैं K इक्विवेलेंट की जगह आ गया 1/T इक्विवेलेंट स्क्वायर 1/T1 स्क्वायर प्लस 1/T2 स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से T इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लो, विच इज रूट अंडर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अब ऊपर से T1 T2 रूट के बाहर आ जाएगा और नीचे अंडर रूट में बच जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अब आप आंसर चेक कर लो, इसके हिसाब से आप देखोगे तो इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं।
ये प्रॉब्लम आपका रिड्यूस मास सिस्टम का है, इसमें आपको 45 सेकंड में दे रहा हूं, 45 सेकंड में इसका आंसर निकाल के दो। तो बहुत से बच्चों का तो 30 सेकंड में भी आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं इसको रोक रहा हूं। देखो सबसे पहले हम इस स्प्रिंग के सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 2k। अब 2k 2k और 2k ये तीन स्प्रिंग्स हो गए सीरीज के अंदर, तो इक्विवेलेंट हो गया 2k/3। तो हमारा फाइनल सिस्टम बचा, एक मास m का इधर है, बीच में स्प्रिंग है और एक मास m का इधर है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2k/3, ठीक है ना। तो k इक्विवेलेंट तो मिल गया 2k/3। अब हमें m रिड्यूस निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला आप जानते ही हो, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये बन जाएगा m/2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2π√m विच इज m/2 टाइम्स k विच इज 2k/3। तो फाइनल रिजल्ट इज 2π टाइम्स √3m/4k, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देखो, टाइम पीरियड विल बी 2π टाइम्स √3m/4k, दैट मींस इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये प्रॉब्लम करने के लिए भी आपको 45 सेकंड मिलेंगे, शुरू हो जाओ। इन सब में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एसएचएम के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसी तरह सिंपल होते हैं, अंटिल अनलेस जब तक फेजर वाले सवाल ना आए। तो आ गया है बहुत से बच्चों का मेरे ख्याल से आंसर, और 30 सेकंड मोर देन इनफ है इसके लिए। मैं इसको यहीं रोक रहा हूं। तो अब आप ये नोट कर रहे हो कि हम लोग इतने दिनों से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हम 2 मिनट 3 मिनट नहीं लेते, हमेशा हम लोगों ने प्रॉब्लम विद इन 1 मिनट ही सॉल्व किया है, ठीक है ना। चाहे 45 सेकंड के अंदर हो, चाहे 30 सेकंड के अंदर हो, 1 मिनट भी बहुत कम प्रॉब्लम्स में ले रहे हैं। तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यही कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होता चला जाएगा, ठीक है ना। और हमें फाइनल एग्जाम के लिए इसी तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए, ताकि हमसे गलतियां ना हो और प्रॉब्लम करने का प्रेशर हमारे ऊपर बिल्कुल ना आए। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है, मास m is attached to horizontal spring which undergoes SHM. Mass m passes through mean position, small mass m is placed on it, both of them oscillate. The ratio of the frequency, तो पहले सिर्फ m मास था, बाद में एक स्मॉल m मास और रख दिया, तो टोटल मास m प्लस m हो गया। तो पहले की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√k/m। तो फ्रीक्वेंसी पहले की हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। अब बाद की जो फ्रीक्वेंसी हो गई दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m+m, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान था ये, तो मतलब 15 सेकंड के अंदर ही आप निपटा सकते थे। तो f1/f2 का रेशियो आ गया हमारे पास, m+m ऊपर आ गया, नीचे आ गया कैपिटल M। अब आप चेक कर लो, m+m अंडर रूट में ऊपर हमें मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम करने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं। कटिंग ऑफ स्प्रिंग का प्रॉब्लम है, आप 45 सेकंड तक खींच सकते हो, बट 30 के अंदर निपटाना। आई थिंक आ गया है, तो मैं इसको रोक रहा हूं। जिनका नहीं आया वो तब तक थोड़ी देर और ट्राई कर लो, 45 सेकंड तक में आ जाना चाहिए। तो t टाइम पीरियड है, जब एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से सस्पेंड करते हैं, तो t का फॉर्मूला हो गया 2π√m/k।
अब ये बोल रहे स्प्रिंग इज कट इन 2 इक्वल हाफ एंड मेड टू कनेक्ट इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो हमने स्प्रिंग को 2 हाफ में काट दिया, इक्वल हाफ में काटने पर स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। तो ये 2k हो गया, ये 2k हो गया, और हमने पैरेलल में उसी मास से इसको कनेक्ट कर दिया। तो न्यू टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, ठीक है ना, k इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 4k, तो m/4k। तो 4k में से आप देख सकते हो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई रूट अंडर m/k और बाहर आ गया 2, दैट मीन्स फाइनल आंसर बन गया t/2। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट आएगा सी वाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये आपका, ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए आपको 45 सेकंड मिलते हैं। सिंपली ये इतना मुश्किल नहीं है, बस एग्जाम में आने लायक प्रॉब्लम है। इस तरीके के ही आपकी नीट में एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। स्प्रिंग इज मेड टू ऑसिलेट आफ्टर सस्पेंडिंग अ मास m फ्रॉम इट्स एंड, ठीक है ना। द टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, तो 2 सेकंड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m/k। ओके, अब आगे बोल रहा हूं ऑन इंक्रीजिंग द मास बाय 2 kg द टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 1 सेकंड। तो बाय 1 सेकंड तो नया टाइम पीरियड हो गया 3 सेकंड, 2 पाई मास इज इंक्रीज बाय 2 kg, तो नया मास हो गया m+2/k। अब आप इन दोनों का रेशियो ले लो और आराम से हम m का वैल्यू ले लेते हैं। तो रेशियो लेके डायरेक्ट स्क्वायर भी कर लेते हैं, तो रूट गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4/9 इक्वल्स टू m/m+2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4m + 8 इक्वल्स टू 9m, तो यहां से आ गया 5m इक्वल्स टू 8, तो m की वैल्यू आ गई 8/5, तो 1 पॉइंट, और ये कितना आ रहा है 530, 5×6=30, 1.6 kg। तो m का जो वैल्यू हमें निकालना था दैट इज 1.6 kg। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ, ये अच्छा प्रॉब्लम है और इसमें आपको 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है। ऐसे 2 प्रॉब्लम है, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों ही डिफरेंट है पर दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये मेरे ही प्रॉब्लम है, इसमें डाटा भी मेरा सेट किया हुआ है, वैल्यूज भी मेरी हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं और का नहीं है, मैंने बनाया था आपके लिए, ठीक है ना। ऐसे 2 प्रॉब्लम बनाए हैं मैंने, तो आपको इन दोनों, इस प्रॉब्लम के लिए तो मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगा। आप 1 मिनट से 1 मिनट 15 सेकंड तक ले सकते हो, ठीक है ना। बट जनरली ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में अच्छा है, तो 1.5 मिनट तक का टाइम भी लग जाता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, फिर अटेम्प्ट करना। तो इन बिटवीन 1 एंड 1.5 मिनट आपको ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैं आपको 1 मिनट ही दे रहा हूं। तो जैसा एक्सपेक्टेड था, बहुत कम बच्चों का ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो मैं इसको रोक रहा हूं और मैं इसको सिखा रहा हूं पहले आपको, ठीक है ना। अच्छे से सीखो, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अब आप समझ गए होंगे कौन सा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में अटका सकता है, वो ये प्रॉब्लम है और नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इन दोनों को आपको काफी अच्छे से सीखना है। कॉपी में चाहिए तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, और वापस से इसकी एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अब पहले कंसेप्ट सीखो, ठीक है ना। तो यहां पर कंसेप्ट ये है कि ऑसिलेट करती हुई बॉडी में, ठीक है ना, एक बार हम वापस से, ये मीन पोजीशन हो गई, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गई, ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गई। यहां से यहां तक का जो टाइम, पूरे एक ऑसिलेशन का तो टाइम पीरियड t होता है, यहां से यहां तक का टाइम जो होता है दैट इज t/4।
अब अगर हम इसका और ब्रेक करें सिचुएशन के हिसाब से, ये वैसे मैंने फेज 1 में कराया हुआ था आपको, तो जैसे सपोज करो अगर हमें पता करना हो, ये आगे चल के आपको खूब मिलेंगे प्रॉब्लम, 0 से a/2 तक का कितना टाइम होता है और a/2 से a तक का कितना टाइम होता है, तो 0 से a/2 तक का टाइम होता है t/12 और ये टाइम होता है t/6। सिमिलरली आप चेक करोगे तो a/√2 अगर मैं पोजीशन सिलेक्ट करूं तो 0 से a/√2 तक का टाइम पीरियड होता है t/a, टाइम होता है t/8। सिमिलरली ये भी होता है t/8, ठीक है ना। लास्ट और अगर मैं √3 a/2 सिलेक्ट करूं तो बिल्कुल फर्स्ट वाले का उल्टा, यहां से यहां तक का t/6, 0 से √3 a/2 और √3 a/2 से a तक का t/12, ठीक है ना। तो ये हमें अभी भी काम में आएगा, ये हमें आगे जब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे वहां भी काम में आएगा। अब इंट्रोडक्शन मैंने यहां दे दिया तो आगे नहीं देने वाला, आगे आप इसको डायरेक्ट यूज करना। अब जरा प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो, ये कहता है कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास 100 kg है, सॉरी 100 ग्राम है। स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का 100 न्यूटन पर मीटर। मैं इसको आराम से सिखा रहा हूं, ठीक है ना। मैं अगर मेरे को करना है तो मैं तो इसको आराम से कर लूंगा विदिन 45 सेकंड, क्योंकि कैलकुलेशन करनी गड़बड़ हो सकती है, बट आपको सिखाने के लिए आराम से चल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से आ जाए। ये कहता है हमने इस ब्लॉक को इससे अटैच कर रखा है, तो आपको ये अच्छी तरह सेंटेंस पर गौर करना है कि ब्लॉक इससे अटैच्ड है या ब्लॉक को बस इससे सटा के रखा गया है। क्योंकि होगा क्या, अगर ब्लॉक अटैच्ड होगा तो ये स्प्रिंग का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ऑसिलेट करेंगे दोनों मिलकर के, ठीक है ना। बट अगर ब्लॉक सिर्फ उसके साथ अटैच की जगह अगर शब्द होता कि इन कांटेक्ट में रखा गया तो नॉर्मल पोजीशन के बाद स्प्रिंग छूट जाती और ब्लॉक अलग भाग जाता। तो ये सिचुएशन हमेशा आपको ऑब्जर्व करनी है कि ब्लॉक स्प्रिंग से डिटैच हो जाएगा या कनेक्टेड रहेगा, वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा, अटैच्ड है या जस्ट इन कॉन्टैक्ट विद स्प्रिंग है, ठीक है। तो यहां पर अटैच्ड है मतलब स्प्रिंग और ब्लॉक का साथ कभी नहीं छूटेगा। अब ये जगह थी मीन पोजीशन, इसको हमने डाला x=0, हम इसको कंप्रेस करके ले आए 10 सेंटीमीटर तक, तो ये हो गई इसकी नेगेटिव एक्सट्रीम और एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। क्यों मैंने बोला ये नेगेटिव एक्सट्रीम, क्योंकि यहां से हम इसको छोड़ने जा रहे हैं तो वेलोसिटी 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 ही होती है। अब क्या होगा, ये ब्लॉक यहां से यहां तक जाएगा, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम हो गया कितना, t/4, ठीक है ना, एक्सट्रीम से मीन। अब जरा आप चेक करो, ये 0 से 5 सेंटीमीटर है, इसने जाना था पॉजिटिव एक्सट्रीम तक और पॉजिटिव एक्सट्रीम इसकी कहां तक होती, 10 सेंटीमीटर तक होती है ना। और ये जगह कहां दे रखी है, 5 सेंटीमीटर पर दे रखी है, दैट मीन्स ये हो गया a/2। तो 0 से a/2 तक जाने का टाइम हो गया हमारा t/12। अच्छा, अब दीवार से टकराने पर कोलिजन कैसा है ये आप देखो, तो कोलिजन अगर आप चेक करोगे इलास्टिक दे रखा है, यानी टकरा करके ये वापस लौट आएगा, तो a/2 से 0 आने का टाइम वापस से हो गया t/12 और इधर से इधर जाने का टाइम हो गया वापस से t/4। तो अब अगर आप टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, वो यहां से यहां तक का टाइम कैलकुलेट करोगे तो टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो ये अच्छे से समझ करके चलना, एक भी जगह गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है ना। तो टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास आ गया t/4 which is t/2, t/12 which is t/6, LCM 6 हो गया, तो ये आ गया हमारा 4t/6 मतलब 2t/3। ओके, अब लास्ट में हमें t का वैल्यू डालना है, तो टाइम पीरियड t का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 2π√m/k, तो 2π पड़ा रहने दो, √m, मास हमें दे रखा 100 ग्राम तो 0.1 kg, k की वैल्यू 100 हो गई, तो नीचे आ गया 1000, तो रूट से 10 √10 बन गया, ठीक है ना। तो 2π/10 √10, अब √10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 पाई के बराबर ही होता है, तो हम इसे पाई से उड़ा देते हैं और तकरीबन 0.2 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पुट कर देते हैं, तो रिजल्ट आ गया 0.4/3 और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 0.1 और कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, तो 0.1 और 3 कहाँ बचा, 1, तो ये आ जाएगा 3, तो 0.133 सेकंड इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो मजेदार सवाल था। लास्ट टाइम मैंने ऐसा प्रॉब्लम आपको फ्रीक्वेंसी का कराया था, बट वो जनरलाइज था, ये मैंने वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम कराया है क्योंकि गलती ज्यादातर वैल्यू सेट करने के अंदर होती है, तो आई थिंक परफेक्ट हो गया होगा ये प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम
वापस से ध्यान से करना, इस प्रॉब्लम को करने के लिए भी आपको 1 मिनट का टाइम दिया, ठीक है ना। इसमें डेटा डिफरेंट है, पिछले वाले में डेटा डिफरेंट था, संभाल के करना। शब्द पर गौर कर लो, कांटेक्ट है, ठीक है ना, गलती मत करना। तो मैं इसको 15 सेकंड और एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि ज्यादातर लोग अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, अब इसको रोकते हैं। अब देखो, अभी भी क्वांटिटी पिछली बार से तो बढ़ी है, लास्ट सवाल से तो कुछ ज्यादा बच्चों ने किया, बट पूरे बच्चे अभी भी नहीं कर पा रहे। कारण थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा, वही मैं बोल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, वापस से इन दोनों प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने में कहा था ना, धीरे 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 पिकअप बढ़ाएंगे। अब आ गया थोड़ा धमाकेदार प्रॉब्लम, अब जरा गौर करो। शब्द लिखा है कॉन्टैक्ट, मतलब ये तय है नॉर्मल पोजीशन के बाद ब्लॉक स्प्रिंग से डिटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको कंप्रेस किया गया, मास ऑफ ब्लॉक आप देखो इसमें 1 kg दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू वही सेम 100 न्यूटन पर मीटर दे रखी है। तो ब्लॉक अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक जाएगा, टाइम T/4। यहां पर जाकर के ब्लॉक डिटैच हो जाएगा, स्प्रिंग पीछे रह जाएगा। अब ये ब्लॉक एक सर्टेन वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा, पंगा वेलोसिटी नहीं पता, है ना। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो इसमें आपको तकरीबन 1.5 मिनट तक लग जाएगा करने में। तो पहला टारगेट है वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, चलो ठीक है निकाल लेंगे, आगे समझते हैं। फिर ये ब्लॉक इस वेलोसिटी v से, अच्छा ये v की वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी क्योंकि सरफेस पूरी तरीके से स्मूथ है, इस वेलोसिटी को कम कराने वाला कोई नहीं होगा। जाएगा दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद ये ब्लॉक इलास्टिक कोलिजन करके वापस आ जाएगा। डिस्टेंस देखो कितना है, 5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, मैंने कहा ना डाटा चेंज कर दिया मैंने। तो अब करेंगे क्या, यहां का टाइम निकालने के लिए आपको ये वेलोसिटी निकालनी ही पड़ेगी। ये वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई है, तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो v की वैल्यू आ गई √k/m इंटू एक्स। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे क्योंकि ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ए ओमेगा से भी निकाल सकते थे, आता वही, दोनों में रिजल्ट सेम है। ये ए का काम कर रहा है, ये ओमेगा का काम कर रहा है, बात तो एक ही सी है ना। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई √k/m। के की वैल्यू बेटा हमारे पास 100 है, एम की वैल्यू हमारे पास 1 है, एक्स की वैल्यू आप चेक करो 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो ये 10 × 0.1 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अब यहां से यहां तक का टाइम, ठीक है ना। तो टाइम टेकन फ्रॉम मेन पोजीशन टिल वॉल इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 5 मीटर, स्पीड इज 1, तो टाइम इज 5 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक जाने में 5 सेकेंड का टाइम लगा, लौट के आने में भी 5 सेकेंड का टाइम लगेगा, बट हमने T0 निकाल लिया। ओके, T भी निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला 2π√m/k हो गया, ठीक है ना। तो 2π√m, m की जगह आ गया 1, k की जगह आ गया 100, 10 बाहर आ गया, π/5 बचा। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिख लेते हैं। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, चलो चेक करते हैं। यहां से यहां जाना T/4, वापस भी लौट के कंप्रेस करेगा तो 2T/4 हो जाएगा। यहां से यहां जाना T0, वापस लौट के आना विच इज 2T0। तो टाइम पीरियड इज 2T/4 प्लस 2T0, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स T/2 प्लस 2T0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, T/2, T कितना था π/5, तो T/2 हो गया π/10 प्लस 2T0। T0 कितना है हमारे बेटा 5 सेकंड, तो 2T0 हो गया 10, तो π/10 प्लस 10 सेकंड, ये इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। अब आप इसके हिसाब से चेक कर लो, तो π/10 प्लस 10 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये थे दो
धमाकेदार प्रॉब्लम जिसमें कईयों के धमाके छूटे होंगे जरूर, ठीक है ना, बट एक बार सीखने के बाद और प्रैक्टिस करने, मैं नहीं कह रहा खाली पढ़ने के बाद, सीखने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में जरूर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ओके, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, ये आईआईटी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसमें मतलब बहुत टाइम से इस प्रॉब्लम को टच नहीं किया गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो एक बार आप अटेम्प्ट करो, बहुत बच्चों को दिक्कत होने वाली है इस प्रॉब्लम के अंदर, फिर भी आप अटेम्प्ट करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं सिखाता हूँ। पहले स्टार्टिंग समझ आ रही है करना कैसे है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में स्टार्टिंग ही नहीं आती और एक बार आ जाए तो फिर जाती नहीं है। काफी डिफरेंट प्रॉब्लम है ये। तो अब मैं इसको रोक रहा हूं। जिनको इसमें स्टार्टिंग नहीं मिली, जिनको नहीं आया, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कुछ प्रॉब्लम, ये नहीं सारे प्रॉब्लम, अभी तक तो आप में से बहुत से बच्चे कर ले रहे थे, ठीक है ना, बट कुछ प्रॉब्लम एग्जाम में ऐसे होते हैं जिनकी हमें स्टार्टिंग नहीं मिलती, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वैरायटी के वो प्रॉब्लम होते हैं, उनमें से एक ही है, ठीक है। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, सारे थोड़ा ना करने हमने, एक आधा छोड़ भी सकते हैं, हाँ, पर गलत निगेटिव नहीं करेंगे। अब सुनो, ये कह रहा है इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ए है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि पी पॉइंट का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। मान लो A1 है, मैं तो कहता हूं पी क्यों ले रहे हो, यहां भी ले लो एक और पॉइंट, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन A2 ले लो। अब कंसेप्ट क्या लगाएंगे, आप ऐसे समझो ये एक स्प्रिंग थी जिसको हमने 2 पार्ट में काट रखा है ना, तो जितना के इसका होगा उतना के इसका होगा उतना ही इक्विवेलेंट का होगा। जैसा अभी हमने कटिंग ऑफ स्प्रिंग का कंसेप्ट सीखा था, सेम कंसेप्ट पर आप इस प्रॉब्लम को करोगे तो हो गया खेल खत्म। तो K1 A1 K2 A2 इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट टाइम्स A, सही है। अब थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच थी, बट मैंने कहा ना एक बार आ जाए तो फिर जाएगी नहीं आपके पास से ये। तो अगर अब ये प्रॉब्लम एग्जाम में रिपीट हुआ, आईआईटी में आया, मेडिकल में थोड़ा ना आया, तो आपके अगर रिपीट हो गया तो अब आप छोड़ के नहीं आओगे, अब कर लोगे। तो यहां से हम A1 का वैल्यू उठा लेंगे, विच इज इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट A डिवाइडेड बाई K1। अब K इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दो, K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो K1 K2 में से K1 कट जाएगा, बचेगा K2 बाई में K1 प्लस K2 टाइम्स A। और सिमिलरली अगर आप A2 का बेटा वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू A। तो आप बस ऑप्शन टिक कर लेते हैं, हमें तो P का ही निकालना था, दैट मीन्स A1 निकालना था, ऑप्शन नंबर हमारा D करेक्ट हो गया। तो कंसेप्ट पता होने के बाद प्रॉब्लम सिर्फ 30 सेकंड का है, बट पता नहीं है तो 1 मिनट में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग आपको एग्जाम में नहीं मिल रही और आप ये सोच रहे हो हम 5 मिनट बैठ के सोचेंगे तो हमें आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं है वो। तो ऐसे प्रॉब्लम को एग्जाम में छोड़ देना बेहतर रहता है, क्योंकि हम उसकी जगह बहुत सारे, अभी जैसे पीछे प्रॉब्लम निकले थे 45 सेकंड 30 सेकंड वाले प्रॉब्लम को इस एक प्रॉब्लम के चक्कर में छोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रॉब्लम करने से ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके छोड़ने की आदत होनी चाहिए जो हमसे एग्जाम में नहीं होने वाले, क्योंकि इसके चक्कर में अगर आप 5 मिनट बैठ गए तो उन प्रॉब्लम के साथ अनजस्टिस हो जाएगी जो पीछे 30 सेकंड में हो रहे थे। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो आपको जिस प्रॉब्लम में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का लग रहा है और स्टार्टिंग ही नहीं मिल रही, छोड़ दो, ठीक है ना, बाकी कर लोगे आप, ठीक है, क्योंकि पेपर इतना कठिन नहीं आता आपका। चलते हैं आगे। ओके, ये हमारा पेटेंटेड प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी था, इस बार भी है, फेज 1 में भी था, फेज 2 में भी है। आपको इस प्रॉब्लम का अगर शॉर्टकट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अटके रहोगे। तो आपको इसमें 30 सेकंड टू 45 सेकंड के बीच का टाइम दे रहा हूं। तो जिन्होंने फेज 1 पढ़ करके आ रहे हैं मेरे ख्याल से उनका तो प्रॉब्लम ये 20 सेकंड में हो जाएगा, जिनको पता है। तो अब मैं इसको रोक रहा हूं, ठीक है।
अब देखो इसका क्या कंसेप्ट था, हम लोग इसको सिमेट्रिकली बाइसेक्ट कर देते थे, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका के और इसका के। तो मैंने क्या सिखाया था, जो थीटा एंगल पर स्प्रिंग होती है उसका कंट्रीब्यूशन के कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। अब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आप इसका निकालोगे तो वो हो जाएगा के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का इधर कंट्रीब्यूशन के कॉस स्क्वायर थीटा, तो एंटी पैरेलली बन जाएगा, ऐड होता जाएगा, इसका भी के कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2k कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो k प्लस 2k, अब थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपने 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 45 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 हो गया 1/√2, स्क्वायर करके 1/2 2 निकल लिया, तो ये बचा 2k। तो टाइम पीरियड निकालना है हमें, तो आ गया 2π√m/2k। तो अब आप चेक करो m/2k में ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आ गया। तो सिंपल था, बस पता होना चाहिए हमें ये, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, अब अगेन अगर आपको पता है तो हो जाएगा, नहीं पता तो बैठे रहोगे। करो इसको, 30 सेकंड से 45 सेकंड का टाइम इसमें आपको लगना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आ गया बच्चों का, मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो इस एग्जाम में हम ऐसे रिजल्ट्स को डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। एग्जाम हमारा डेरिवेशन नहीं मांगता, एग्जाम हमारा कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन मांगता है, इसलिए कंपटीशन के अंदर 45 क्वेश्चन देता है। डेरिवेशन मांगता तो बोर्ड की तरह वही अपने 3 घंटे के अंदर कितने होते हैं 27 25 वो प्रॉब्लम आपको करने होते। तो एग्जाम की अप्रोच है कि कंपटीशन का जो कंसेप्ट है उसको आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, डेरिवेशन उनको नहीं चाहिए होता। तो इसका एप्लीकेशन जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने बताया था जो स्प्रिंग पुली के सेंटर से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना, उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 जाता है। तो इस स्प्रिंग का यानी दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ स्प्रिंग मास सिस्टम हैविंग कंट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रिंग इक्वल्स टू k/4। तो अब ये चीज अब कैसे प्रूव होती है, प्रूविंग लंबी है इसकी, करते क्या है, इसको पकड़ करके खींचते हैं, ये x आता है, ये x/2 आता है, टेंशन t की डेवलप होती है, 2t मिल करके kx/2 के बराबर होता है, वहां से t की वैल्यू kx/4 आती है, रिस्टोरिंग फोर्स का काम t करता है, ये हो गया प्रूफ। पर इतनी कहानी करने का टाइम किसके पास है, तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए एप्लीकेशन कि अगर स्प्रिंग पुली के सेंटर पर कनेक्टेड है तो उसका कंट्रीब्यूशन k/4 जाता है, ठीक है ना। तो अब टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई 2π√m/k/4। तो यही चीज है, बस लास्ट में आपको ये रिवाइज करना है और परफेक्ट हो जाना है। तो 4m/k, इधर से 2 बाहर चला जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4π√m/k। चेक करो 4π किसमें है, इसमें 4π√m/k, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये पिछले वाले सवाल का ही दूसरा जुड़वा भाई समझ लो आप, इसके लिए भी आपको सिर्फ 30 to 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूं, जिनको पता है उनका आंसर आ गया। देखो अब इसका कंसेप्ट मैंने क्या सिखाया था कि अगर स्प्रिंग थ्रेड से कनेक्टेड है और उस थ्रेड से पुली कनेक्टेड है, सेंटर पे नहीं, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है, ये खींचने पर, ठीक है ना, जब हम इसको खींचेंगे तो एलोंगेशन, मान लो हमने पुली को x डिस्टेंस खींचा तो स्प्रिंग के अंदर जो एलोंगेशन आएगा वो x नहीं, वो 2x का आएगा। तो स्प्रिंग क्या करती है, अपने सामने वाले थ्रेड को भी एज अ स्प्रिंग बिहेव कराती है विद डबल द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन हमारा ये था कि ये थ्रेड भी एक स्प्रिंग बन जाएगा विद स्प्रिंग कांस्टेंट डबल द स्प्रिंग। सिमिलरली ये भी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k होगा। अब आप पुली हटा करके यहां पर m मास कनेक्ट कर सकते हो। तो इन टर्न ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया जिसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 4k और टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आ गई 2π√m/4k।
और m/4k में हमारा ऑप्शन टकरा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर हमारा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ओके नेक्स्ट, अब थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन आता है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं फिर हम देखते हैं आगे। अब ये दो स्टैंडर्ड केसेस हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का केस है जिसमें h आप देख रहे हो इमर्स्ड पोर्शन की हाइट है। तो अगर हम इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो पहले तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम करता है चेंज इन अप थ्रस्ट, यानी जब हम इसको अंदर पुश करेंगे तो अप थ्रस्ट चेंज होएगा, जितने से चेंज होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो आप देख सकते हो ये इसकी रीस्टोरिंग फोर्स हो गई, यानी चेंज इन अप थ्रस्ट। तो एक्स के प्रोपोर्शनल है, रो ई जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का काम करता है। तो वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट h बाई जी, एच ध्यान रखना टोटल हाइट नहीं है, इमर्स्ड पोर्शन की हाइट है। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, वो ऐसे देखो, सबसे पहले तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाई के हिसाब से, k की जगह आ गया रो ए जी। तो हम ये कह सकते हैं टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m जहां रूट m, जहां पर m हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रो हो जाएगी लिक्विड की डेंसिटी, a हो जाएगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जी आप जानते ही हो। और थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इसकी टोटल हाइट कैपिटल H दे रखी है तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं h बाई एच, ठीक है ना, यानी फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इमर्स्ड। ये होता है सिग्मा बाय रो, जहां सिग्मा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, रो लिक्विड की डेंसिटी। तो स्मॉल h का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो स्मॉल h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बनता है सिग्मा कैपिटल H बाय रो जी। तो ये हमारे पास फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के 3 डिफरेंट फॉर्मूले आते हैं जिन पर मैंने प्रॉब्लम रखे हैं, कुछ प्रोपोर्शनलिटी के, कुछ आपके सिग्मा के ऊपर बेस्ड है, वो आगे आप देखना। अब ये यूट्यूब का कंसेप्ट आता है। तो यूट्यूब के अंदर क्या होता है, ये लिक्विड फील्ड है, ठीक है ना, लिक्विड कोई सा भी हो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर हो ऑयल हो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिर्फ इस लिक्विड की वर्टिकल हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो आ जाता है 2 पाई अंडर रूट h बाई जी, ये यू ट्यूब के अंदर आता है। अब अगर यू ट्यूब की जगह वी शेप की ट्यूब मिल जाए ऐसे, ठीक है ना, तो वी शेप की ट्यूब मिल जाए और दोनों तरफ के एंगल अगर अलग अलग हैं, ठीक है ना, और अगर सिंपली ऐसे बोल रहा है कि एक वी शेप की ट्यूब है और कुछ एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम सेम लेते हुए चलेंगे। और इसमें भी अगर हमने लिक्विड फिल कर दिया h हाइट तक, ठीक है, h हाइट तक, तो इसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले वैसे मैंने ये फेज 1 में बताए थे बट मैं फिर भी लिख रहा हूं। तो m बाई रो ए जी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ठीक है ना। h के टर्म में इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही फॉर्मूला हमें मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट h बाई जी कॉस थीटा 1 टाइम्स कॉस थीटा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला वी शेप की ट्यूब के अंदर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का। अब चलते हैं हम लोग इसके प्रॉब्लम के सेक्शन को एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम है और इसके लिए आपको सिर्फ थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, ज्यादा देर का नहीं है, 30 सेकंड के अंदर आप इसको कर लोगे। करो अटेम्प्ट। तो आई थिंक आ गया होगा, बहुत सिंपल सही है। ये कह रहे हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इफ इट इज गिवन अ स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वही फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट वाला केस है, m और रो के टर्म में रिजल्ट चाहिए तो फॉर्मूला लिख लेते हैं 2 पाई अंडर रूट m अपॉन रो ए जी। अब चेक करो ये किसके किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट m के, रूट m हमें कहीं दिख नहीं रहा है, इनवर्स में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो, रो भी हमें रूट में नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है पर ऊपर दिख रहा है, और नीचे जो दिख रहा है 1 बाय रो दिख रहा है, तो ऑप्शन रो वाले भी गलत हो गए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ए, तो रूट ए हमें मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसके अंदर बी करेक्ट है। तो सिंपल थ्योरी बेस्ड था, फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट टिक कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ये प्रॉब्लम आता है, इसमें जनरली न्यूमेरिकल कम रहते हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं। करो कंप्लीट, 30 सेकंड ही है इसमें सिर्फ।
तो ये तो जल्दी आ गया होगा। तो मैं इसको रोक रहा हूं। तो ये कह रहा है एक क्यूबिकल बॉक्स है, फ्लोट कर रहा है लिक्विड के अंदर, इसका डेंसिटी सिग्मा है, लेंथ एल है, ठीक है ना। तो टोटल हाइट की जगह इसकी एल दे रखा है, इमर्स पोर्शन का नहीं दे रहा। अगर इमर्स पोर्शन देता तो फिर हमें ना सिग्मा की जरूरत थी ना रो की जरूरत थी, डायरेक्ट आंसर आ जाता 2π√h/g वाला रिजल्ट, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें रो दे रखी है, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है, सिंपल है 2π√σh यानी सिग्मा L/ρg, ठीक है। अब आप ऑप्शन चेक करो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2π√, हाँ ठीक है, सिग्मा L/ρg। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ, ये आपका वी ट्यूब का प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट करो। इसमें भी आपको सिर्फ 30 सेकंड मिल रहे हैं। कुछ नहीं दे रखा तो दोनों तरफ के एंगल बराबर लेते हुए चलना। इसको भी मैं रोक रहा हूं। अब वी ट्यूब के अंदर दोनों तरफ के एंगल बराबर हैं। लिक्विड को जो फिल किया गया है वो 20 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल किया गया है। तो थीटा थीटा एंगल ले लेते हैं दोनों तरफ के। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हाइट के टर्म में हो गया 2π√h/g cos θ1 टाइम्स cos θ2 विच बिकम्स cos स्क्वायर थीटा। ओके, हाइट इज 20 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है इफ द केरोसिन ऑयल ऑफ सेम वॉल्यूम इज फिल्ड, तो सेम वॉल्यूम का केरोसिन ऑयल फिल्ड किया गया इन वन आर्म, वॉल्यूम इज फिल्ड एंड लिक्विड इन वन आर्म इज प्रेस्ड एंड देन रिलीज। मतलब वाटर की जगह वो रिप्लेस कर रहा है केरोसिन ऑयल ऑफ सेम वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सेम है तो हाइट भी सेम आ जाएगी, क्योंकि ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारे पास सेम ही है। तो अगर हाइट सेम है तो वॉट एवर बी द टाइप ऑफ लिक्विड, मतलब कोई भी डेंसिटी हो लिक्विड की, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, चाहे आप केरोसिन ऑयल लो चाहे आप इसके अंदर वाटर लो, तो दिस रिजल्ट विल बिकम अनचेंज्ड। तो छोटे छोटे हैं बट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थे इसके अंदर, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। अब फिर से हमारे पास थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। ये आपका सिंपल पेंडुलम का है और यहाँ पर सिंपल पेंडुलम के सेक्शन को हम एक बार डिस्कस करेंगे, देखना ध्यान से। सिंपल पेंडुलम के ऊपर बहुत अच्छा काम हमने फेज 1 में भी किया हुआ था, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला 2π√L/g इफेक्टिव, ठीक है ना। जी इफेक्टिव हम तब यूज करेंगे जब और फोर्सेस mg के अलावा इस बॉब के ऊपर एक्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो हो गया 2π√L/g, अदरवाइज हम जी इफेक्टिव लेंगे। अब जैसे लिफ्ट के अंदर है, तो लिफ्ट मान लो ऊपर जा रही है, तो आप ऑब्जर्व कर लो लिफ्ट के अंदर जाकर के, तो नीचे आ जाएगा a, साथ में आ जाएगा g, तो जी इफेक्टिव हो गया g+a। लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा जी इफेक्टिव का g-a। अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रही है तो अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, इधर साइड a आ गया, नीचे की तरफ g आ गया, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो गई √g² + a²। तो उस हिसाब से टाइम पीरियड है, जी इफेक्टिव निकालो, 2π√L/g इफेक्टिव करके आप टाइम पीरियड ले सकते हो। एक और रिजल्ट है कि पेंडुलम को यहां से छोड़ा गया, ये एंगल θ0 है। θ0 इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक है ना। मतलब आप इसको जैसे हम लोग वहां पर +a से डिनोट करते हैं, वैसे यहाँ +θ0 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया, ये इसका मीन पोजीशन हो गया। और ये देख रहे हो θ1 एंगल पर ये वॉल है, तो अब ये यहां से यहां तक जाएगा, टाइम पीरियड t/4 हो जाएगा। यहां पर टकराएगा, यहां से टकराने का टाइम t ले लेते हैं। ये t हम अपनी इक्वेशन से निकालेंगे, जैसे होती है x = a sin ωt वाली इक्वेशन, वैसे इसके अंदर इक्वेशन। अब क्योंकि हम मीन पोजीशन से लेकर के यहां तक का टाइम निकालना चाहते हैं, तो मीन पोजीशन के हिसाब से साइन वाली इक्वेशन आएगी, तो θ = θ0 sin ωt, वहां से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए आप मेरी बात। अदरवाइज हम इसको वही पुराना तरीका, अब जैसे मान लो ये हमें दे रखा होता एम्पलीट्यूड का आधा, तो ये टाइम हम ले लेते t/12, तो उस सिचुएशन के हिसाब से ले लेंगे। अदरवाइज आप इसका ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि अगर θ0 एंगल से पेंडुलम छोड़ा गया और वो θ1 वाली एंगल वाली वॉल पर टकराता है, θ1 की वैल्यू ऑब्वियसली θ0 से छोटी होनी चाहिए, तो ऐसे में टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का ये फॉर्मूला होता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है इसको याद रख सकते हो, बट ज्यादा बेहतर हमारे में वही है कि ऑब्जर्व कर लो t/12, t/6, t/8, उससे हमेशा फायदे में रहेंगे और सवाल जल्दी होगा इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। बट सेफ साइड पर रहते हुए मैंने फॉर्मूला दे दिया आपको। अच्छा, जी फैक्टर वाला केस हम सीख ही गए। अब पेंडुलम के प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हो एक पेज पे 2 प्रॉब्लम है, मतलब दोनों ही सिंपल होंगे। आपको सिर्फ 30 सेकंड दोनों प्रॉब्लम के लिए दे रहा हूं।
तो टोटल 1 मिनट का टाइम है इन दोनों प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए। फर्स्ट वाला तो जल्दी आ गया होगा, सिर्फ और सिर्फ एरर का ही प्रॉब्लम है वो। तो मेरे ख्याल से इतनी देर में आपके दोनों प्रॉब्लम हो चुके हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट ले लो, सारे बच्चे कर लो। तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब देखो पहला वाला तो बहुत सिंपल है, लेंथ को हम 2% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2π√L/g। अब क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज 10% के अंदर है, तो सीधे सीधे एरर का फॉर्मूला लगा लो, ΔT/T इज इक्वल्स टू हाफ ΔL/L। ठीक है ना, तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई हाफ इनटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अब ये मैं लिख क्यों रहा हूं मेरे को भी नहीं पता, फालतू में लिख के टाइम खराब कर रहे हैं, इनटू टी। ठीक है ना, तो अब अगर हम चेक करें तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ हमें दे रखी है कितनी, सॉरी टी क्यों आएगा, परसेंटेज ही ले लिया ना हमने, तो ΔT/T इनटू 100 कर लिया, तो हाफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ हमें दे रखी है 2%, तो यहां से रिजल्ट आ गया 1%। तो लेंथ डिक्रीज हुई है तो टाइम पीरियड भी 1% से डिक्रीज कर जाएगा, तो ऑप्शन हमारा इसके अंदर डी करेक्ट हो गया। ये भी बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, सिंपल पेंडुलम कार से सस्पेंडेड है, कार की रूफ से, और कार सर्कुलर मोशन में चल रही है, ये मैंने आपको फेज 1 में कराया था। ठीक है ना, और v स्पीड से मान लो चल रही है, तो बैठ जाओ कार के अंदर, सूडो सॉरी एक्सेस पे बैठ जाओ, सूडो लगेगी, सेंट्रीपिटल AC बाहर की तरफ आ गया। ठीक है ना, AC बाहर की तरफ क्यों, वो एक्चुअली में MAC का सूडो बाहर की तरफ आया है, जैसे सर्कुलर मैंने सिखाया था, M मैंने हटा दिया, तो ये बना हमारे पास v²/r, इधर हो गया हमारे पास g, तो g फैक्टिव की वैल्यू हो गई √g² प्लस v²/r का होल स्क्वायर, तो g फैक्टिव की वैल्यू हमारे पास आ गई √g² प्लस v²/r² यानी v4/r²। अब आप टाइम पीरियड चेक कर लो, 2π√L/g² प्लस v4/r² का अंडर रूट। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने जो प्रॉब्लम है ये है लिक्विड के अंदर इमर्स करने वाला, ये अच्छा प्रॉब्लम है, आपको इसमें 45 सेकंड से 1 मिनट तक लग जाएगा, करो कैलकुलेट। हाँ, अब अगर इसमें आपको लिक्विड वाला फॉर्मूला पता है तो काम चलेगा, अगर डिराइव करने बैठोगे तो यार आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इसको अब रोक रहा हूं। देखो, the bob of simple pendulum is immersed in a non-viscous liquid of density 1/10 of the density of bob, यानी लिक्विड की डेंसिटी 1/10 ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी बॉब की डेंसिटी के बराबर है। If its time period of oscillation is t, then on immersing it in liquid, the time period will be, तो t तो नॉर्मली टाइम पीरियड है, तो वो हो गया 2π√L/g, और लिक्विड के अंदर जो टाइम पीरियड हो गया वो हो गया 2π√L/, अब g की जगह आ जाएगा g इफेक्टिव, वो होता है 1 - ρ/σ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टाइम पीरियड इन लिक्विड का वैल्यू हो गया 2π√L/g, रो की वैल्यू कितनी है σ/10, तो ये 1/10 बचेगा, सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 9/10। ठीक है ना, तो यहां पर रिजल्ट आ गया 2π√10/9 L/g, तो दिस थिंग विल बिकम √10/9 टाइम्स t। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो, √10/9 टाइम्स t, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। सवाल जल्दी उसका होगा जिसको ये लिक्विड वाला रिजल्ट पता है, अदरवाइज डिराइव करने में 1 मिनट और मान लो लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये प्रॉब्लम आपका ठीक है, इसमें भी आपको 30 सेकंड से 45 सेकंड लगने चाहिए, सेम फेज में कब आएंगे, ये इसका प्रॉब्लम है, ये भी कॉमन प्रॉब्लम है।
सिर्फ एक लाइन के कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड होता है, ठीक है ना, और लास्ट टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए। तो आई थिंक आ गया बहुत से बच्चों का, मैं इसको रोक रहा हूं। देखो तरीका ये होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है। अभी कह रहे हैं एक की लेंथ 5 है, एक की लेंथ 20 मीटर है, दोनों को सेम पोजीशन से ऑसिलेट कराया गया, बताओ वापस से सेम फेज में कब आएंगे। तो मान लो पहला वाला पेंडुलम n1 ऑसिलेशन के बाद आता है, तो n1 t1 ये टोटल टाइम हो गया इक्वल्स टू n2 t2। यहां से n1 बाय n2 का रेशियो आ गया t2 बाय t1 यानी अंडर रूट ऑफ l2 बाय l1, ठीक है ना। l2 बाय l1 की वैल्यू हो गई 20/5, तो ये आ गया 2:1। तो पहला वाला यानी छोटा वाला पेंडुलम 2 ऑसिलेशन करेगा, बड़ा वाला पेंडुलम 1 ऑसिलेशन करेगा, उसके बाद ये सेम फेज में आएंगे। अब किसका पूछा गया है, स्मॉलर लेंथ वाला, तो दैट मींस 2 ऑसिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये ध्यान, ये प्रॉब्लम ऐसे आया था, ओरिजिनली एससीबी का प्रॉब्लम था। एक की लेंथ थी 1.44 और एक की लेंथ थी 1 मीटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उससे भी कर सकते हो। तो n1 सिमिलरली कंसेप्ट लगाएंगे t1 इक्वल्स टू n2 t2, वहां से रूट एल का रेशियो लेकर के हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में बस ये ध्यान से पढ़ लेना, शॉर्टर वाले का पूछा है या लॉन्गर वाले का पूछा है, उसके बाद नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकाल दो। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, बट अब आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए यार, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको 45 सेकंड से 1 मिनट के बीच का टाइम दे रहा हूं। तो अब इस तरीके के आपके 2 प्रॉब्लम हो गए, एक स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम पक्का हो गया और एक ये पेंडुलम वाला कर लो। तो मेरे ख्याल से तो आ गया बहुत से बच्चों का, अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, आपकी आदत पड़ गई इस टाइप के प्रॉब्लम की, ज्यादा देर नहीं लग रही है आपको। तो मैं इसको रोक दूं। देखो अब ये 6 डिग्री इसका एम्पलीट्यूड हो गया, तो यहां से यहां तक आने में t/4 लगा। ये 3 डिग्री है तो वही a/2 हो गया, तो यहां से यहां तक जाने में t/12 लगा, वापस आने में t/12 लगा, और यहां से यहां तक जाने में t/4 लगा, ठीक है ना। तो टोटल टाइम पीरियड की वैल्यू अगर हम निकाले तो t/2 प्लस t/6 बिल्कुल वही है ना, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला। देख लो आप, एक हमने करा स्प्रिंग मास सिस्टम में और एक हम कर रहे हैं पेंडुलम में, और अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको गलत नहीं करके आना। तो रिजल्ट ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2t/3। t का वैल्यू डाल देते हैं 2 पाई रूट अंडर l/g, l कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1, और g की वैल्यू हमारे पास हो गई 10, तो नीचे आ गया 100, उसमें से भी 10 बाहर चला गया, तो 2 × 2 पाई बाई 3 टाइम्स 10, ये हो गया 5। तो 2 पाई बाई 15 सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसका आंसर हमारा बी करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट अब फिर आपके पास आ जाती है थ्योरी, और ये थ्योरी आपकी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड थ्योरी है, ठीक है ना। इसको अब पूरी डिटेल से हम लोग यहाँ पर तो नहीं, वो तो हमने फेज 1 में देख लिया था, एक बार इक्वेशंस रिवाइज कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है एसएचएम की, जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं होती, डैम्पिंग भी मैंने रखी हुई है, आगे दिखाऊंगा आपको, तो वो इक्वेशन हो गई m d2x/dt² माइनस इक्वल्स टू -kx, मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। तो d2x/dt² प्लस ω²x इक्वल्स टू 0, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जहाँ ओमेगा की वैल्यू √k/m होती है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाले तो वो आ जाती है sin ω t प्लस फाई, फाई को वो फाई नॉट को हम इनिशियल फेज बोलते हैं, जो कि बताता है पार्टिकल ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी है। ओके, डिफरेंशिएट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन रही, डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी और पोजीशन वाला ये फॉर्मूला तो मतलब वरदान है आपके लिए, आपको इस पर प्रैक्टिस जरूर करनी है, न्यूमेरिकल की मैंने रखा हुआ है। तो ओमेगा √a² - x²। एंगुलर वेलोसिटी के लिए वही सेम रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है ना। एक्सेलरेशन हो गया -ω²x, इस पे भी प्रॉब्लम है अपना, वो ऑसिलेशन वाला जबरदस्त प्रॉब्लम है वो, ठीक है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन का रिजल्ट सिमिलर हो गया। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी ½mv², तो ½mω², cos² फंक्शन कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ अपना क्या नाम है, ये रिजल्ट पुट करके इस काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ½ mω²a² - x²। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन देखोगे तो वो हो जाएगी ½ ठीक है ना। तो इसको अगर हम और एक्सपैंड करें तो ये आ जाएगी ½mω²x²। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, फॉर्मूला ½ mω²a² होता है।
ये आपके सामने छोटे मोटे ग्राफ हो गए जैसा हम लोगों ने फेज 1 के अंदर भी देख रखे थे। अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले जो प्रॉब्लम शुरू होंगे ना वो फेजर के प्रॉब्लम आपके स्टार्ट होंगे, मजेदार है और आपको ऐसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके खूब जाने चाहिए फेजर वाले, ठीक है ना, ये छोड़ना नहीं है अब आपको। तो फेजर के प्रॉब्लम से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको दे रहा हूं मैं 30 से 45 सेकंड के बीच का टाइम, सिर्फ 30 से 45 सेकंड। ठीक है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है पार्टिकल किस पोजीशन पर है और किस तरफ जा रहा है। तो मैं इसको सिखाता हूं, तो जिनका फेजर नहीं क्लियर है वो यहां क्लियर कर लो। तो 13 π/6 इज द वैल्यू ऑफ फेज एट टाइम t। तो डेल्टा फाई की वैल्यू मैंने लिखी 13 π/6। इसको ब्रेक करके लिखो, 6 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2 पाई प्लस π/6। ठीक है ना। अब 2 पाई का मतलब क्या हुआ, अब आप बनाओ सर्कल, रेडियस इसका एम्पलीट्यूड के बराबर, प्रोजेक्शन हम वाई एक्सिस पर रखेंगे। तो ये 0, ये प्लस ए, ये माइनस ए, ये हो गई मीन पोजीशन। बॉडी अगर यहाँ से जर्नी स्टार्ट करती है और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बॉडी को घुमाते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बॉडी घूमती चली जाती है। ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे लिए बनता है, ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बॉडी घूम रही है इसका मतलब वो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बॉडी आती है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, थर्ड क्वाड्रेंट मिलता है तो यहाँ से यहाँ मतलब मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन। अब क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि यार ये है कहां पर, 2 पाई। तो यहां से स्टार्ट करो और यहीं पर लौट करके आ जाओगे तो 2 पाई का एंगल हो गया 360 डिग्री प्लस π/6, यानी यहां से π/6 इधर। अब रेडियस ए के बराबर है, प्रोजेक्शन आपको वाई एक्सिस पर लेना है, ठीक है ना। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर, क्लॉकवाइज लेते हैं, कई इंस्टीट्यूट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमाते हैं, ठीक है ना, बट हमारा स्टैंडर्ड वही एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये क्वाड्रेंट के नोटेशन चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं पूरे, ठीक है ना। तो मेरी आदत एंटी क्लॉकवाइज की है तो मैं उससे ही सिखा रहा हूँ आपको। तो अब आप वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करो और ये पार्टिकल की पोजीशन हो जाएगी। ओरिएंटेशन हमें पता चल गया कि पार्टिकल प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, यानी अपना पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ घूम रहा है, पार्टिकल ये रहा, ठीक है ना। अब हम पता कर लेते हैं कि पार्टिकल किस जगह पर लोकेटेड है। तो ये होगी पार्टिकल की पोजीशन, तो ये ए है तो इधर साइड आ जाएगा a sin π/6 यानी a sin 30, दैट मींस a/2। तो पार्टिकल अपना a/2 के लोकेशन पर है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यानी इस तरफ जा रहा है। तो अब आप चेक कर लो, प्लस a/2 एंड प्लस एक्स एक्सिस। तो ऑप्शन आ गया हमारा इसमें फर्स्ट। तो ये फेजर का पूरा डिटेल्ड सवाल था। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हो 2 प्रॉब्लम है, सिंपल होंगे तभी 2 दिए मैंने आपको, ठीक है ना। आपको इसमें मिल रहा है दोनों को मिला करके 1 मिनट का टाइम। तो मेरे ख्याल से तो आई गया, दोनों ही सॉल्व हो गए आपके विद इन मतलब लेस देन 1 मिनट टाइम के अंदर। तो ये तो अच्छी बात है। तो पता चल जाता है अब आप कौन से प्रॉब्लम जल्दी कर लोगे, कौन से में आप अटकोगे, ठीक है ना। ये अब आइडिया लग जा रहा है। तो मैं इसको रोकता हूं। देखो हमें पता करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर दे रखा है 8 सेकंड, फेज डिफरेंस 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। तो जनरल फेज का फॉर्मूला हो गया ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया ओमेगा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस हमें निकालना है डेल्टा फाई, ओमेगा की जगह हमने पुट करा 2 पाई टी, डेल्टा टी की जगह हमारे पास आ गया 4 - 2, दैट मीन्स 2। टी हमें दे रखा है 8 सेकंड, पुट कर दो तो ये आ जाएगा π/2।
तो फेज डिफरेंस की वैल्यू π/2 हो गई 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। दूसरा प्रॉब्लम बोल रहा है टाइम पीरियड 6 सेकंड है, तो टाइम टेकन फॉर ट्रैवर्सिंग अ डिस्टेंस हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मेन पोजीशन। मेरे ख्याल से इसमें अब आपको कोई दिक्कत कभी आनी भी नहीं है, क्योंकि हम लोग खूब कर चुके हैं ऐसा प्रॉब्लम। तो मीन से प्लस a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो यार t/12 लगेगा, ठीक है ना। तो इस टाइम की वैल्यू हो गई हमारी 6/12 मतलब हाफ सेकंड। तो अब तो बच्चों वाले खेलेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपके सामने ये प्रॉब्लम है, और तो ये प्रॉब्लम करने में थोड़ा सा फेजर का प्रॉब्लम है, ये अच्छा प्रॉब्लम है, 45 सेकंड में आपको दे रहा हूं। फेज डिफरेंस ही निकालना है, बट थोड़ा सा ठीक है प्रॉब्लम। इसमें स्टूडेंट्स का निगेटिव मार्क लाने का चांस भी बहुत ज्यादा है। बताता हूं कहां गलती होती है। तो अब मैं इसको रोक रहा हूं, बस इतना टाइम बहुत था। देखो, फेज डिफरेंस आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक दोनों फंक्शन सेम टाइप के ना हो। तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले वाले को तो एज इट इज रहने दो, 10 साइन 10 पाई टी प्लस π/3। ओके, y2 को लिखते हैं हम, कितना है 12 कॉस। अच्छा, कैसे आप कन्वर्ट करोगे साइन में, साइन 90 प्लस, ठीक है ना, क्योंकि कॉस फंक्शन हमारा y एक्सिस पर आता है, तो साइन वाले से 90 डिग्री लीड लेता है वो। तो रिजल्ट आया साइन 8 पाई टी प्लस π/2 प्लस π/4, ठीक है ना। अब पहले वाले का फेज हो गया हमारे पास, कितने सेकंड पर निकालना, 0.5 सेकंड, टी की जगह 0.5 डाल दो, तो 0.5 डालते ही हाफ होते ही ये बना 5 पाई प्लस π/3। φ2 का वैल्यू हमारे पास आया, अब इसमें टी की जगह 0.5 डाल दो, तो 4 पाई प्लस ये बना हमारे पास 3 π/4। ओके, अब दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, डेल्टा फाई निकाल लेते हैं। तो φ1 माइनस φ2 कर लो, तो ये आ जाएगा 5 पाई माइनस 4 पाई विच इज पाई, π/3 माइनस 3 π/4। अब ये देखना पड़ेगा, तो एलसीएम में हमारे पास आ गया 12 और इधर साइड आ गया 3 4 जा 12 और माइनस 9 टाइम्स पाई। तो रिजल्ट आया पाई माइनस 5 π/12 और फाइनल आंसर आ गया 7 π/12। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस एट t इक्वल्स टू 0.5 सेकंड बिटवीन दीज टू SHM। तो 7 π/12, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। तो सवाल अच्छा था। नेगेटिव कहां होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फंक्शन सेम नहीं करते और सीधे धड़ाम से फेज डिफरेंस निकालना शुरू कर देते हैं, आंसर गलत आएगा। तो आप चेक करके देख लें, ऑप्शन इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा जरूर, ठीक है ना। तो बट तब तक फेज डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे जब तक आप सेम फंक्शन में कन्वर्ट ना कर लो। फंक्शन का एक बार मैं आपको याद दिला दूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इधर साइड हम लेते हैं ए साइन ओमेगा टी, इधर साइड होता है ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। इधर साइड आ जाता है माइनस ए साइन ओमेगा टी और इधर साइड आ जाता है माइनस ए कॉस ओमेगा टी। अब जैसे आपको साइन को कॉस में ले जाना है, तो ये से 90 डिग्री के फेस पर आगे है, तो आप साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिखो, ऑटोमेटिकली देख लो ए कॉस ओमेगा टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम टेक्निक हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, आपको एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पर होती है, मैं बता ही चुका हूं लेक्चर में, ए ओमेगा के बराबर होती है। तो पहले आप एम्पलीट्यूड निकालो सुपरपोजिशन से, देन फिर आप वी मैक्स निकालो। इसमें हार्डली आपको 30 से 45 सेकंड ही लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो कैसे आप इसका पहले फेजर बना लो। ये साइन ओमेगा टी फंक्शन है, इसके एम्पलीट्यूड को एक्स एक्सिस पर रख दो,
ये cos ओमेगा टी फंक्शन है, इसके एम्पलीट्यूड को y एक्सिस पर रख दो और ये पैरेललोग्राम बना लो जैसा अल्टरनेटिंग करंट के अंदर करते हैं। ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया, ये रिजल्टिंग फेज हो गया, 5 कर लो। रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 आ गई। खैर हमें फेज नहीं चाहिए, पूछा जाता तो tan phi इक्वल्स टू 4/3 से निकाल देते हैं हम। रिजल्टिंग इक्वेशन पूछी जाती तो ऐसे निकालते हैं। रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कितना है 5, तो 5 अब हमने लिया साइन फंक्शन ओमेगा टी से कितना लीड कर रहा है 5, और 5 की वैल्यू हम यहाँ डाल देते, ठीक है ना। ये रिजल्टिंग इक्वेशन आ जाती ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 4/3। तो ये भी आपका रिवाइज हो गया। अगर यही चीज नीचे की तरफ होती तो ऑब्वियसली माइनस फाइव आ जाता, तो साइन में से माइनस कर लेते हम उसको, ओमेगा टी में से माइनस कर लेते। खैर हमसे एम्पलीट्यूड पूछा था, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट वी मैक्स। वी मैक्स हो गया ए ओमेगा, ए हमारे पास 5 आ गया, ओमेगा देखो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज ओमेगा, तो 2 यानी 10 आ गया, तो 5,10, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो फेजर भी रिवाइज हो गया, ठीक है ना, और इक्वेशन भी लिखना आपको आ गई, और वी मैक्स और ए आर भी हमने कर लिया। प्रॉब्लम छोटा था बट ऐसे ही प्रॉब्लम आपके नीट लेवल पे रहते हैं। अब अगेन आपको 2 प्रॉब्लम मिल रहे हैं। इन दोनों प्रॉब्लम में पहले आप पहला प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो, दूसरे को बाद में देखेंगे। 30 सेकंड है, ठीक है ना, सिर्फ 30 सेकंड टाइम है। आपको सर 30 सेकंड में तो इक्वेशन ही नहीं बनी हमारी, बन जाएगी अगर आपके पास दिमाग है तो। थर्टी टू 45, ठीक है ना, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। अभी दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट मत करना जब तक मैं नहीं बोलूं, तो मैं रोक रहा हूं। मैं इसका डेटा भी छुपा दे रहा हूं ताकि सब टाइम पे स्टार्ट करो। अब देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। हमें सबसे पहले दे रखा है पोजीशन 1 सेंटीमीटर, वेलोसिटी इस पोजीशन पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता क्या करना है, ओमेगा पता करना है। इक्वेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की लिख सकते हो। वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो गई ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ओमेगा के अंदर ही टाइम पीरियड छुपा हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीजें पता है, वी पता है, ओमेगा नहीं पता, ए नहीं पता, एक्स पता है, एक्सेलरेशन पता है, एक्स पता है। तो यार सीधे सीधे एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन से ही हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। तो ये हमें टाइम पास इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। अब बहुत से सोचो सर फिर वेलोसिटी क्यों दी, यार इसीलिए तो दी ताकि आप कंफ्यूज हो इसके अंदर। तो वेलोसिटी की जरूरत हमें तब पड़ती जब हमसे एम्पलीट्यूड पूछा जाता, ठीक है ना। तो अब हम इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले हम ओमेगा निकालेंगे बाय यूजिंग एक्सेलरेशन की इक्वेशन। अगर जस्ट इन केस हमसे एम्पलीट्यूड भी पूछा जाता देन हम ओमेगा इसमें पुट करके एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल के दे देते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन को यूज करना सीखो। इन्हीं इक्वेशन पे बेस्ड हमारे में पास्ट ईयर में भी प्रॉब्लम आए हुए हैं, पुट कर देते हैं। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू भी 1 आ गया, तो 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू 1, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई सेकंड आ गया। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई के बराबर हो गया। आंसर सी करेक्ट हो गया। अब सपोज करो एम्पलीट्यूड निकालना हो तो आप पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो सारे रिजल्ट को और एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लो। वेलोसिटी की जगह 1 आ जाएगा, ओमेगा की जगह 1 आ जाएगा, एक्स की जगह 1 आ जाएगा। स्क्वायरिंग कर लो तो ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू √2 आ जाएगी। समझ आ गया। तो इस तरीके से करके इक्वेशन का यूज करना है, वहां पे हड़बड़ाना नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका, इसको करने के लिए भी आपको 30 टू 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। इस तरीके का प्रॉब्लम जनरलाइज वे में आपके में आ चुका है, वो मैंने फेज 1 में कराया था। न्यूमेरिकल वर्जन मैंने अभी रखा है, तो सॉल्व करो आप इसको। और 45 सेकंड तक का टाइम आपके पास है। तो मैं इसको रोक रहा हूं।
1 मिनट तक का भी ले सकते हो, बट जस्टिफाइड नहीं है वो टाइम, 1 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें। अंडर जब तक कैलकुलेशन बहुत खतरनाक ना हो तब तक आपको इसमें 1 मिनट नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें 2 पोजीशंस दे रखी है और इन पोजीशन पर वेलोसिटी दे रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड यानी ओमेगा। तो वेलोसिटी और इक्वेशन हमारे पास ऊपर है ही, स्क्वायरिंग जरूर कर लो इसको लगाने से पहले। तो वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब डाटा पुट करो, तो वेलोसिटी कितनी है इस पोजीशन पर हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, स्क्वायर करके हो गया 100 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पोजीशन कितनी है 4, तो यहाँ स्क्वायर करके आ गया हमारे पास 16, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इसी के नीचे लिखो, अब वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 64 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और पोजीशन कितनी दे रखी है 5, तो दिस इज 25, दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों को सबट्रैक्ट मार दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 100 माइनस 64 विच इज 36 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ 25 माइनस 16, तो 9 हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2, बट हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो 2 पाई बाई टी डाला तो टी की वैल्यू आ गई पाई सेकंड, ठीक है ना। तो पाई यानी 3.14 हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से अब दोनों सवालों में दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो गई, एक्सेलरेशन की भी हो गई, वेलोसिटी की इक्वेशन की भी हो गई, तो ये बेसिक आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे। ओके, अब फिर से आपके पास 2 प्रॉब्लम है, एक एनर्जी का है, दूसरा भी एनर्जी का है, ठीक है ना। तो दोनों प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला इसको तो मैं छुपा दे रहा हूं, अब बाद में देखना। तो आपको फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए 30 to 45 सेकंड का टाइम है। तो इसको मैं अब रोक रहा हूं। देखो, इस प्रॉब्लम को आप 2 तरीके से कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी 75% मतलब 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को टी के टर्म में भी पुट कर सकते हो, एक्स के टर्म में भी कर सकते हो, दोनों सही आंसर सेम टाइम में आएगा, किसी से कोई ज्यादा टाइम नहीं लेगा। जो चाहिए जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरीके से कर लो। मान लो मैं एक्स के टर्म में इसको पुट करूं, तो मैं ऐसे करूंगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर। तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ से गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बाय 4, ये 3/4 इसमें से माइनस हुआ, एक्स की वैल्यू आ गई ए बाय 2। तो अब हमें ये मिल गया कि पोजीशन ए बाय 2 है, तो 0 से a बाई 2 तक का टाइम। तो लो आप कहोगे सर आज तो पूरे लेक्चर में आपने इसकी लगा रखी है 0 से a बाई 2 कितनी बार आ लिया, अब तो हमें याद हो गया। तो 0 से a बाई 2 तक का टाइम विच इज t/12, है ना। t/12 की वैल्यू t कितना दे रखा है हमें 2 सेकंड, तो 2/12 यानी 1/6 सेकंड हो गया ये टाइम। तो ऑप्शन आ गया हमारा ए करेक्ट। समझ आ गया ना। दूसरा तरीका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या आता था ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, वो भी आप पुट कर सकते हो, वहां से आप कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, √3/2 हो जाएगा। √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, π/6 की वैल्यू, वहां से टी निकाल लो। तो चॉइस आपके पास है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। अब सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम मिल रहा है 30 to 45 सेकंड का। इतनी देर में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको सारी इक्वेशन समझ नहीं आई, अजीब सा प्रॉब्लम, कुछ नहीं अजीब है, सिंपल है। देखो काइनेटिक एनर्जी की कॉस स्क्वायर के टर्म में इक्वेशन होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होती है मीन पोजीशन पर, तो t = 0 डाल करके मीन पोजीशन पर k मैक्स लिख लो, तो k मैक्स की वैल्यू हो गई k0। अब जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है यही सारी की सारी एक्सट्रीम पर जाकर के पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, तो u मैक्स की जो वैल्यू हो गई दैट इज आल्सो k0। तो कुछ करना ही नहीं था, क्यों बेकार में इतना दिमाग लगा रहे थे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया इसके अंदर। तो कोई टाइम नहीं चाहिए था, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए था। ओके, अब हम आ जाते हैं, हाँ ये 2 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। पहले इसको तो मैं छुपा देता हूं,
ये आप बाद में देखना है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। ओके, इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको दे रहा हूं मैं 30 सेकंड। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, फटाफट से अटेम्प्ट करो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काफी कॉमन क्वेश्चन होता है ये, और यूजुअली स्टूडेंट्स को याद होता है ये रिजल्ट, काइनेटिक एनर्जी का भी तो पोटेंशियल एनर्जी का भी। ठीक है, अब मैं इसको रोक रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी की जनरल इक्वेशन लिख लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब आपको एवरेज चाहिए तो कॉस स्क्वायर फंक्शन का एवरेज लेना पड़ेगा, बिल्कुल अल्टरनेटिंग करंट जैसा है। कॉस स्क्वायर फंक्शन का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में 1/2 होता है, तो रिजल्ट आ गया 1/4, ठीक है ना, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये जो एम ओमेगा स्क्वायर हो गया ये के बराबर हो गया, तो 1/4 के ए स्क्वायर। तो 1/4 के ए स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का भी यही वैल्यू आएगा, ठीक है ना, अलग नहीं होता। ये दूसरा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपको टाइम नहीं दे रहा क्योंकि ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना, ये आपके लिए सबके लिए थोड़ा नया प्रॉब्लम है। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से एसएचएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा नया है, बहुत कम आता है इस तरीके का प्रॉब्लम, बट मैंने इसलिए कराना, ठीक समझ में आ गया तो फिर आप इस प्रॉब्लम को छोड़ करके आ जाओगे, तो बेहतर है सीख लो। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से कैसे हम एसएचएम प्रूव करते हैं, तरीका सुनो। जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी हो, डिफरेंशिएट मारो, फोर्स निकाल लो, ठीक है ना, रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर लो। तो डिफरेंशिएट करते हैं, यू नॉट तो एज इट इज रहा, 1 का 0 हो गया, कॉस ए एक्स का हो गया, कॉस का हो गया माइनस साइन, माइनस माइनस हो गया प्लस, ए कोफिशिएंट बाहर आ गया साइन ए एक्स, ठीक है ना। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस यू नॉट ए साइन ए एक्स। तो ध्यान रखना, हमेशा जब भी पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन से आपको एसएचएम कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट थिंग, ठीक है ना, और वहां से फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो फोर्स है जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है, अगर बॉडी एसएचएम कर रही है तो एक्स के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना। अब एक्स के प्रोपोर्शनल कैसे लाएंगे, देखो साइन थीटा, ये एसएचएम तभी करेगा जब थीटा बहुत छोटा हो, क्योंकि लार्ज वैल्यू ऑफ थीटा या लार्ज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए बॉडी ऑसिलेट तो करती है बट एसएचएम नहीं करती। तो अगर थीटा छोटा है यानी ये फैक्टर छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा यूज कर लेते हैं, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स बनी माइनस यू नॉट ए और थीटा की जगह आ गया ए एक्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई माइनस यू नॉट ए स्क्वायर टाइम्स एक्स, राइट। ये इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई 2 पाई अंडर रूट एम बाई के यानी m बाय यू नॉट ए स्क्वायर। तो इसका कोई शॉर्टकट, वैसे तो मैं बता ही सकता हूं, हर चीज का शॉर्टकट ही होता है, ठीक है ना, बट जरूरत नहीं है, आप इसको कंसेप्ट से करो, हमेशा फायदे में रहोगे। तो क्या करना है, एक बार वापस सुन लो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन से एसएचएम निकालना है, डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाली, फोर्स को एक्स के प्रोपोर्शनल लाना है, जब भी ये साइन वाइन का टर्म आ जाए स्मॉल लेते हुए चलना है, साइन थीटा को थीटा के बराबर डाल करके आप वहां से प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं, बट 1 मिनट का टाइम ये मांगता है। तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई यू नॉट ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको, चलते हैं आगे। अब ये आप अटेम्प्ट करो, ये आपके लिए वर्टिकल ऑसिलेशन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एससीवी का है, बार बार धक्के खाता है ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। करो, इसके लिए आपको 45 सेकंड से 1 मिनट के बीच का टाइम दिया। वैसे तो जिसने ये कर रखा है उसको तो अच्छी तरीके से आता ही होगा, सिर्फ उसके लिए 30 सेकंड के अंदर का प्रॉब्लम है ये। जिसने नहीं किया कभी इस प्रॉब्लम को तो गलती करिए भाई, आपको करा हुआ होना चाहिए प्रॉब्लम। तो मैं इसको यहां रोक रहा हूं, सीखो आप अगर नहीं किया हुआ है तो। देखो वर्टिकल ऑसिलेशन प्रैक्टिकली फील ले लो, अगर मैं इसको ऐसे ऑसिलेट कराऊं तो ये वर्टिकल ऑसिलेशन होते हैं, और आप देखो ये यहां जाकर के पेन मेरे हाथ से कांटेक्ट छोड़ रहा है, मतलब अगर मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा दूं ना तो ये गया, बच गया, तो ऊपर जाकर के ये कांटेक्ट छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है, ये तो प्रैक्टिकल फील हो गई, कंसेप्ट वाली फील लेनी पड़ेगी। तो ये 3 पोजिशन ले ली, ये मेन पोजिशन हो गई,
ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गई, ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गई। ये ब्लॉक रख दिया, ये यहां पर है, ये यहां पर है। देखते हैं, तो कांटेक्ट छुड़ाने के लिए कोई एक फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो नॉर्मल रिएक्शन को कम करके जीरो बनाए। अच्छा, फोर्स लगाने से पहले एक्सेलरेशन लिख लो। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, और टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स के हिसाब से ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ एक्सेलरेशन इधर हो गया, ओमेगा स्क्वायर है। अब क्या करना है, एक ही पेटेंटेड काम एक्सेलरेटिंग फ्रेम के ऊपर ऑब्जर्व करना है। बोरिया बिस्तरा उठाओ, बैठ जाओ। बैठते ही यहां तो कोई सूडो लगेगा नहीं, तो नॉर्मल mg के बराबर हो गया। तो इधर का नॉर्मल मीन पोजीशन का mg के बराबर, एन एम मतलब मीन पोजीशन। यहां का नॉर्मल अगर हम चेक करें, ठीक है ना, सूडो कहां लगेगा, ऊपर, तो बस जस्टिफाई हो गया। तो यहां पर जो सूडो लग रहा है यानी m ओमेगा स्क्वायर ए, यही रिस्पॉन्सिबल है इसको ऊपर उठाने के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम होगा, ठीक है ना। और अगर कांटेक्ट लूज करवाना होगा तो हम उसको जीरो डाल देंगे, वो अभी मैं आगे कैलकुलेट कर दूंगा। एक बार इधर कर लेते हैं। यहां पर सूडो चेक करोगे, ए ऊपर है, सूडो नीचे आया, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए का सूडो नीचे आ गया, साथ में एम जी नीचे आ गया, तो इस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम हो गया, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम हो गया। तो मिनिमम एम जी मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें चाहिए वो पोजीशन जहां वो कांटेक्ट छोड़ने वाला हो, तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन होगी। तो एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम जी डाल दिया। एन की वैल्यू को हमने जीरो बनाया और ए की वैल्यू आ गई जी बाय ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर हम एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा कर दें जी बाय ओमेगा स्क्वायर से, तो बॉडी टॉप पर कांटेक्ट छोड़ जाएगी। तो ऑप्शन फॉर एन एम्पलीट्यूड ऑफ जी बाय ओमेगा स्क्वायर। ये AIEEE में भी आया हुआ था प्रॉब्लम, आई थिंक शायद 2006 के आसपास आया हुआ था, ठीक है ना। बट आपके लिए और ओरिजिनली SC वर्मा का प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब वो क्या करता है, कई बार मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन पूछ लेता है, तो पागल बनने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट कर लो। ए की जगह बेटा जब आप ये पुट करोगे, जरूरत नहीं है इसकी जगह, ये mg के ही बराबर है, तो n max टू mg हो जाएगा। तो एक बार पूरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ नॉर्मल जीरो, यहाँ नॉर्मल mg के बराबर, यहाँ नॉर्मल टू mg के बराबर। तो देख रहे हो ऊपर से नीचे जाने पर नॉर्मल डबल होता चला जा रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मल का ग्राफ पूछ ले, थोड़ा ज्यादा हो गया आपके लिए, तो नॉर्मल का ग्राफ पूछ ले तो किसी भी जगह पर नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन लिखो और आप ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कहां से स्टार्ट होगा, जीरो, फिर mg और फिर 2mg, ठीक है ना। चलते आगे। ओके, अब हम आगे इसके लास्ट सेक्शन पर, ये आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन है। चलते चलते एक बार जरूर देखना चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखो, डैम्पिंग में जब ड्रैग फोर्स एक्ट करती है तो ये B टाइम्स V ड्रैग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इक्वेशन डालते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स और साथ में ड्रैग फोर्स मिल करके MA के बराबर होती है। मैं सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिख के देता हूं आपको। तो M टाइम्स d2x/dt² प्लस, अब ये दूसरी इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा B टाइम्स dx/dt प्लस k टाइम्स x इक्वल्स टू 0। ये डैम्प्ड ऑसिलेटर की इक्वेशन हो गई। M से डिवाइड कर दो, तो d2x/dt² प्लस b/m, b डैम्पिंग कोफिशिएंट को बोलते हैं, ठीक है ना। जितना डैम्पिंग कोफिशिएंट कम होगा उतना एनर्जी लॉस कम होगा। dx/dt वेलोसिटी हो गई, प्लस k/m वही अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया, x इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन करने पर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है a cos ओमेगा t प्लस फाई, जहां a डैम्प्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड होता है और इसकी वैल्यू होती है a0 e⁻⁻b/2m इंटू टी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ओमेगा होती है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है डैम्प्ड ऑसिलेटर की, और इसका फॉर्मूला जैसा मैंने लिखा हुआ है k/m - b/2m का होल स्क्वायर। ओके, अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेटर में मैकेनिकल एनर्जी कहीं पर देखना चाहते हैं तो वो कंजर्व नहीं होती, उसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ m a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मैं अभी जनरली a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। एम्पलीट्यूड जैसा कि आप देख रहे हो टाइम के साथ साथ कम होता चला जा रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू भी टाइम के साथ साथ कम होती चली जाएगी। अब इसमें हम प्रॉब्लम के सेक्शन पर आते हैं। तो मैंने इसमें ज्यादा नहीं, बस दो प्रॉब्लम रखे हुए हैं, ये दो आपके लिए डैम्प्ड ऑसिलेटर को रिवाइज करवा देंगे। तो पहले प्रॉब्लम के लिए आपको मैं दे रहा हूँ 30 सेकंड ही, 30 सेकंड नहीं, 30 सेकंड ज्यादा ही कम हो जाएगा, 45 सेकंड आपके लिए। जनरली डैम्प्ड ऑसिलेटर के अंदर हाथ बहुत कम चलते हैं, तो अगर आपसे नहीं हो तो आप डरना मत, बट मैं सिखा दूंगा, उसके बाद आपसे हो जाएगा। तो
तो आई थिंक मैं इसको सिखा ही दूं, ठीक है ना, क्योंकि आप में से बहुत कम बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो मैं इसको सिखा देता हूं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देखो इसको कंपेयर कर लेते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटर की इक्वेशन से। ये हमारे पास हो गया b बाय एम, ये हमारे पास हो गया k बाय एम। तो b बाय एम की वैल्यू हो गई 0.2 एंड k बाय एम की वैल्यू होगी 36। अब हमें अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड निकालना है। देखो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, ओमेगा निकलेगा तभी तो आएगा। तो पहले हम ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो भाई डिराइव तो नहीं कर पाओगे इसको। तो ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, विच इज अंडर रूट ऑफ k बाय एम माइनस b बाय 2m का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट क्यों लिखा है अभी समझ आ जाएगा आपको। तो k बाय एम की वैल्यू होगी 36 माइनस b बाय 2m। अब देखो b बाय एम है 0.2, तो b बाय 2m हो गया 0.1 का होल स्क्वायर। 0.1 का होल स्क्वायर 0.01 हो गया, वैसे ही बहुत कम हो गया तो आप इसको निग्लेक्ट कर दो। तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू रूट अंडर 36 यानी 6। अब समझ आ गया। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 6 आ रही है, पर ये ओमेगा की आ रही है, हमें टाइम पीरियड चाहिए। तो 2 पाई बाय 6 इक्वल्स टू टी, यानी टी की वैल्यू आ गई पाई बाय 3 सेकंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर, ऑप्शन ए करेक्ट। तो मुश्किल नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। अब दूसरा भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं, ठीक है ना, आप इसको सीख लो और उसके बाद फिर आप डैम्प्ड ऑसिलेटर के फेज 1 वाले एक बार वापस से प्रॉब्लम रिवाइज कर लेना। ये बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो पहले एम्पलीट्यूड की इक्वेशन लिख लो, ए नॉट ई की पावर माइनस बी बाय 2m इनटू टी, रिड्यूस्ड इज टू हाफ आफ्टर 1 मिनट। तो जितना बोल रहा है उतना कर लेते हैं, ये एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है। तो ए नॉट बाय 2 डालते हैं, इक्वेशन बन गई हाफ ई की पावर माइनस बी बाय 2m इंटू टी की जगह 1 मिनट। मैंने फेज 1 में बताया था हम एक्सपोनेंट से बढ़ेंगे नहीं, हम अपना रास्ता बचते बचाते निकाल लेंगे। अब वो कैसे होता है वो देखना ध्यान से। अब ये बोल रहा है आफ्टर 3 मिनट द एम्पलीट्यूड बिकम्स 1 बाय x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 मिनट के बाद, अब देखो यहाँ t की जगह 3 आना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड हो गया 1 बाय x। मेरे को नहीं पता कितना होगा, ये x का वैल्यू देख लेंगे। ए नॉट ई की पावर माइनस बी बाय 2m इंटू 3, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ 3 लाने के लिए, पावर में 3 लाने के लिए आपको होल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर को, ठीक है ना। तो अगर हम पावर होल टू द पावर 3 कर दें तो ये बन जाएगा 1 बाय 2 क्यूब इक्वल्स टू ए नॉट, तो है ही नहीं तो वो तो कैंसिल आउट हो गया, ई की पावर माइनस बी बाय 2m इंटू 3। सही है। तो इस रिजल्ट की वैल्यू हमें मिल गई विच इज 1 बाय 2 क्यूब। पुट कर देते हैं, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई ए नॉट बाय 2 क्यूब, सही है ना, और 2 क्यूब की वैल्यू x के बराबर हो गई। तो x हो गया 2 क्यूब यानी 8 के बराबर। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि पावर को आपको मैनिपुलेट करना। मान लो ये 3 बाय 2 होता तो हम पावर में होल में 3 बाय 2 ले आते, मान लो ये 5 होता तो हम पावर में 5 उठा करके ले आते। तो जैसी पावर उस हिसाब से आप टर्म को मैनिपुलेट कर लो। तो ये आपका पूरा SHM का लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक एक चीज फेजर डायग्राम से लेकर के स्प्रिंग मास सिस्टम, पेंडुलम, सारी चीज कवर कर ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो टेस्ट सीरीज के हैं वो वेव जैसे ही खत्म होगा, क्योंकि टेस्ट आपको पता है SHM और वेव का साथ में है। तो वेव जैसे ही खत्म होगा वैसे ही वेव वाले लेक्चर में जो लास्ट में मैं आपको दे दूंगा वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, SHM में नहीं, ठीक है ना। तो SHM में आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वो आप प्रैक्टिस करो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको SHM और वेव के एक साथ मिलेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।